So welcome to तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 22 सितंबर 2022 के द करेंट अफेयर के बेस के आधार पर ये प्रश्नोत्तरी जो प्रतिदिन हम लोग समसामयिक घटनाओं के आधार पर लेकर आते हैं, ताकि आपकी जो प्रारंभिक एग्जाम है, आपकी जो प्रीलिम्स आने वाले 2023 में, वो आपका बेहतर प्रदर्शन हो, क्योंकि उसी के द न्यूज़, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ के बेस के पर आधारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं तरुण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। इससे संबंधित अगर आप करंट अफेयर और समसामयिक घटनाएं देखना चाहते हैं तो आई बटन को आप प्रेस करें। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर आपको आता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इन 5 प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, ये कहता है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे आप नाटो कहते हैं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। सो ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का संदर्भ जो है इनमें से किसका है? यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, और इन दोनों कथन में ये चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले आपका रूल ये होता है कि आप ये पढ़ ले कि कथन सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट की ओर हम चलते हैं। पहला जो कथन है कि उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे आप नाटो कहते हैं, चीन के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देश द्वारा अप्रैल 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। ये तो पहला स्टेटमेंट हुआ। अगर आप नाटो के संदर्भ को आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि नाटो का जो संदर्भ था, नाटो ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने के पीछे का जो संदर्भ था, कि चीन के खिलाफ नहीं, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। तो यहां पर चीन न होकर सोवियत संघ होगा आपका, जिसे आप यूएसएसआर भी कहा जाता था, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो कथन तो आपका असत्य हो गया। दूसरा कहता है कि इसके मूल सदस्य बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके मूल सदस्य हैं, तथा इनके जो फाउंडिंग जो मेंबर है ये आपका, यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। उसके अनुसार से अगर आप देखेंगे तो विकल्प बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा हम नाटो के बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं कि नाटो क्या है। हालांकि वही चीज है, इसके बारे में ज्यादा जानने की क्या जरूरत है। सबसे पहला कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ के खिलाफ ये सामूहिक सुरक्षा था, जो अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। आप सबको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध हो रहा है, और रसिया कहीं ना कहीं ये नाटो का भी मकसद है कि यूक्रेन जो है नाटो में भी सम्मिलित होना चाहता है, और भी कई मुद्दे हैं, जैसा कि आप कई दिनों से इस चर्चा में चलता आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इनके मूल सदस्य में तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, इटली, ये सब आपने देखा। साथ साथ वे फ्रांस जो है 1966 में नाटो का एक इंटीग्रेटेड सैन्य कमान से हट गया। फ्रांस इससे अलग हो जाता है 1966 में, लेकिन संगठन का सदस्य जो है बना रहा है ना। इसके वर्ष 2009 में नाटो के सैन्य कमान में वापस शामिल भी हो जाता है फ्रांस अगेन से। नाटो का जो मुख्यालय है बेल्जियम में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो ये भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। और दूसरी जो अलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय जो है वो मॉन्स बेल्जियम में ही है। तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है आपका, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है आपका। इसके टोटल प्रेजेंट पे सदस्य कितने हैं? 30 सदस्य है। और नाटो बनाया किसके लिए था? सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा के लिए। तो ये आपका प्रमुखता प्रश्न फर्स्ट हुआ। दूसरा चलते हैं, बात करते हैं, जिसका नाम है, प्रश्न करता है कि डंपिंग से क्या है। डंपिंग आपने अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ा होगा
और भारतीय अर्थव्यवस्था में जब एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपने जो पढ़ा होगा इन सभी में एक्सटर्नल में, तो वहां पर एंटी डंपिंग के बारे में सुना होगा कि एंटी डंपिंग क्या होता है। तो डंपिंग का मतलब ये होता है डंप करना, मतलब चाइना अक्सर भारत में अपने माल को क्या करता है, डंप कर देता है, सस्ते दामों में बेच लेता है, जिसके कारण से यहाँ की जो घरेलू वस्तुएं जो होती हैं वो काफी प्रभावित होती है। तो इसके लिए भारत सरकार या क्या करती है कि उसके खिलाफ जो है या उसके भारत के मूल्य बहुत सारे आप कह सकते हैं कि उस पर टैरिफ लगाना शुरू कर देती है। तो डंपिंग का तात्पर्य क्या है, टैरिफ कम करना, ये नहीं हो सकता है। विदेशों में माल की बिक्री उनके घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम कीमत पर करना, और विदेशों में कम कीमतों पर, विदेशों में नहीं, विदेशों में कम कीमतों पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंचे दामों पर बेचना, या महंगा माल कम दाम पर नहीं। तो बी इसका सही उत्तर होगा। डंपिंग का मतलब होता है कि विदेशों में माल की बिक्री उनके घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम कीमत पर करना ही डंपिंग कहलाता है। ठीक है, ये डंपिंग कहलाता है। अब चलिए व्याख्या क्या है अर्थशास्त्र। डंपिंग का मतलब है किसी भी प्रकार के अत्यधिक कम मूल्य निर्धारण से आपको बेचना। अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यापार कानून के संदर्भ में प्रयोग किया गया ये भाषा है। डंपिंग का परिभाषा किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी आपके उत्पाद को या तो इसके घरेलू कीमतों से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमतों पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने के रूप में ये दी जाती है, इसी को डंपिंग कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा से, जिसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में ये बनाता है, आप भारत और चाइना के बीच के सीमा को बनाता है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच का सीमा है, जैसा कि हमने आपको ये कहा, और ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सत्य हुआ। प्रश्न पूछ रहा है सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये प्रश्न कह रहा है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है जो बना। लेकिन अब प्रश्न दूसरा कहता है कि ये 4057 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा जो जम्मू कश्मीर में भारत को अधिकृत क्षेत्र और चीन के अधिकृत क्षेत्र के अक्साई चीन को पृथक करती है, सत्य बातें हैं। ये भी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ये लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर और मेघालय से होकर गुजरता नहीं। मणिपुर मेघालय में चाइना का कहां बनता है, ये तो बांग्लादेश से इसको नीचे वाली बातें आ जाती है। तो मणिपुर मेघालय को हटा दीजिए और इसके जगह पर आप अरुणाचल प्रदेश कर दें। तो लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। मतलब गलत पूछ रहा है तो सी इज अ राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं आपका यहां पर क्या कहता है, इसके एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। कुछ खास नहीं, ये आप देख सकते हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, न कि मणिपुर और मेघालय से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चंस पर। अनदर क्वेश्चन है आपका, ये कहता है आपका संबंध है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी कहते हैं। प्रश्न में क्या कर रहा है, सही पूछ रहा है, क्या सही है कथन, कौन सा सत्य है। तो देखिए एनसीआरबी की स्थापना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में हुआ था। पहला स्टेटमेंट ही गलत निकला, क्योंकि भाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहा है, राष्ट्र के अंदर की बात कर रहा है, और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में नहीं आता, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, आपका गृह मंत्रालय के अंदर में आता है आपका, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। एक चीज और भी हो सकता है, अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस के माध्यम से, पृथक के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। अब पहला गलत है लेकिन कथन सही पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया, स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया आपका, है ना। ये बी, ये अब आपके पास बी और डी में आप देख सकते। दूसरा कहते हैं ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81 के गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिश के आधार पर स्थापित की गई थी। तो बी राइट आंसर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में, इसकी
के बारे में कह सकता है कि यह गृह मंत्रालय के द्वारा जो है अंतर्गत 1986 में जिसका उद्देश्य था भारतीय पुलिस की कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लगाना आपका, है ना। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, ब्यूरो में यौन अपराधिक राष्ट्रीय डेटाबेस, सेक्सुअल ऑफेंडर आपका, ये सब इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मुद्रास्फीति से संबंधित इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं। तो भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में आप सभी को पता है मुद्रास्फीति क्या होता है। जब वस्तु की कीमतें कम होने के कारण, वस्तु की कीमतें बढ़ने के कारण जो खरीदने की ताकत घट जाती है उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और उसके कारण से हम चीजों को नहीं खरीद पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मुद्रास्फीति है। तो भारत में मुद्रास्फीति का संदर्भ यहां पर यह है कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व, ये 100% गलत है। भारत में मुद्रास्फीति का दायित्व केवल भारत सरकार का नहीं, जबकि आपका सेंट्रल बैंक का भी होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कम करती है या नियंत्रण करती है। दूसरा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भूमिका नहीं। अभी हमने कहा कि भूमिका है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। मौद्रिक पॉलिसी इसीलिए लाया जाता है। और तीसरा, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये बात तो सत्य है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए जो मुद्रा का परिचालन, मनी का सर्कुलेशन को कम कर दिया जाए तो नियंत्रण होता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। नहीं, आप बढ़ा दोगे और भी सर्कुलेशन, मनी को बढ़ाओगे, मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था आज का प्रथम जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और आप लोगों से निवेदन है कि भाई आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जानकारी मिलता रहे कि कब वीडियो आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।